नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह विवाद बढ़ता जा रहा है, उससे देश चिंता में पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बीएलओ का दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें रो रो के कह रहा है, मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे पर काम का दबाव इसलिए कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सुसाइड कर लेता है वो। देश भर में दर्जनों लोग सुसाइड कर चुके हैं। देखिए, ज्ञानेश कुमार लाशों पे खड़े होकर अपना महल बनवा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। और क्यों डर रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी जो एफआईआर करा रहे हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से विस्तार से चर्चा है। देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं केपी मलिक के 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन, आपका शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। जी धन्यवाद संजय जी। बहुत सारे मुद्दे हैं मुझे आपसे जिन पे बात करनी है कि अब तक के इतिहास का शायद सबसे छोटा सत्र होगा ये। सेशन सत्र लंबा चलता था, लेकिन 15 दिन में निपटाने का प्लानिंग है। मैं बात करूंगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे जो एफआईआर हुई है उसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा बहुत दर्दनाक खबर से। ऐसी कौन सी नौकरी है और ऐसा कौन सा नियम है जो ज्ञानेश कुमार इस देश के लोगों की लाशों पर बनाना चाहते हैं? बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, एसआईआर का दबाव है, और सत्ता के आगे ज्ञानेश कुमार ऐसे नतमस्तक हो गए हैं कि सारे नियम, कायदे, कानून ताक पर रख दिए। मुरादाबाद का एक वीडियो आया है सामने और दिल धरा देगा। बीएलओ है सर्वेश, उनका फूट फूट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनका पालन नहीं कर पा रहा, इतना काम का प्रेशर एसआईआर को लेकर दे दिया गया है गलत सलत तरीके से। ऐसी तमाम जगह से खबरें तो आई रही थी कि बहुत बीएलओ परेशान है, लेकिन सर्वेश कुमार ने सुसाइड कर लिया। 4 बेटियां हैं छोटी छोटी। आप बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं कि गलत सलत जैसे भी हो फॉर्म भर के दो, इसका नाम काटो, उसका नाम जोड़ो। बीएलओ डर रहा है कि बाद में जांच हो गई तो जेल चला जाऊंगा मैं, और लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो पहले आरोप ही लगाया था कि दर्जनों लोग सुसाइड कर चुके। इस देश में अंग्रेजों जैसा बर्ताव ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, वही जंगल राज नजर आ रहा है कि इतना अनैतिक काम करने का दबाव कि लोग आत्महत्या, एक के बाद एक आत्महत्या हो रही है देश में। कितना खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? और केपी मलिक साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे लोग सुसाइड करते रहे तो क्या होगा? बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये तो। आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, ये कोई नया मामला नहीं है और किसी पहले बीएलओ ने सुसाइड नहीं किया। ये लगातार खबरें आ रही हैं कि बीएलओ के ऊपर जिस तरह से प्रेशर है, और खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें या वेस्ट बंगाल में देखें, दोनों राज्यों में खास तौर पे ये टारगेटेड मामला चल रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है अपने लोकसभा इलेक्शन के नतीजों को देखते हुए। अगर आप लोकसभा के नतीजों के हिसाब से आज उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है नहीं विधानसभा में। आप 33 जो लोकसभा की सीट है उससे गुणा भाग कर लीजिए आप, एक लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने शाम दाम दंडभेद तमाम हथियार तैयार करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को ज्ञानेश जी को जो अनिल मसीह चंडीगढ़ में एक क्रांतिकारी अधिकारी हुए थे, उस तरह के बीएलओ चाहिए। अब कुछ हो सकता है चंद बीएलओ इस तरह बन भी गए हों, लेकिन सारे बीएलओ उस तरह से बन जाएंगे? अब ये जो आज जिस बीएलओ ने मुरादाबाद में आत्महत्या करी है, इसकी कुल उम्र 40 साल है। 40 साल कितनी उम्र होती है किसी व्यक्ति की? उसके पीछे उसके पारिवारिक जिम्मेदारी भी होंगी, बाकी चीजें भी होंगी, और आप इतना प्रेशर उसके ऊपर बना रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड तैयार करके देना, झूठा सच्चा जो भी है फॉर्म भर के, नकली फॉर्म भर के दे दीजिए, और इनके लोग आ गए, इनके एजेंट आ गए हैं कि खटखट खटखट कर दीजिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? कल को अगर सरकार बदलती है, उसकी जांच होती है, तो जेल बीएलओ जाएगा या इनके एजेंट और इनके कार्यकर्ता जाएंगे? तो जो लोग इन चीजों का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, और उनके ऊपर प्रेशर बना के उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तब इस तरह की परिस्थिति प्रदेशों में बन रही है। आपने पिछले दिनों देखा था एक एसडीएम किस प्रकार से धमका रहे थे बीएलओ को कि तुम लोगों को तनख्वाह नहीं लेनी है क्या, तुम लोगों को ये नहीं। ये तो इस तरह से हो रहा है कि जैसे दादागिरी कहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आप संजय जी देखिए कि एफआईआर होनी चाहिए ज्ञानेश पे, एफआईआर होनी चाहिए चुनाव आयोग पे,
लेकिन एफआईआर हो रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे, क्योंकि एकाएक जो है कल सुबह पार्लियामेंट का सेशन है और आज एकाएक याद आ गया, अरे वो नेशनल हेराल्ड का क्या हुआ। 11 साल में नहीं आया याद, बीच बीच में आ जाता है और नींद खुलती है, कुंभकर्ण नींद, और नेशनल हेराल्ड इनको सपने में दिखता है और सुबह फिर याद करके कर देते हैं। बीच में आया था एक बार। अभी दोनों सोनिया गांधी राहुल गांधी जमानत पे हैं, ऐसे में आप एक और दोनों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अब आप देखेंगे, कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और भाई जाहिर सी बात है कांग्रेस हल्ला काटेगी इस चीज पे कि भाई राहुल गांधी पे सोनिया गांधी पे कैसे आप जो है एफआईआर कर रहे हैं, कैसे आप इनको जेल भेजेंगे। और मुद्दा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के समझदार प्रवक्ता से, नेता से, व्यक्ति से, इनके किसी अंधभक्त से पूछें कि भाई साहब जरा मामला बताइए, ये क्या है नेशनल हेराल्ड का मामला, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन चल रहा है, बड़ा गंभीर मामला है। दिल्ली में पिछले दिनों आतंकवादी हमला हुआ है हमारे लाल किले पे, जो हमारी अस्मिता का प्रतीक है। उस पे सरकार को जवाब देना है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, उनको सदन में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां पैदा ही ना हो कि हमें सवाल के जवाब देने पड़े। अब लोग खड़े हो जाएंगे वहां दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, हमारे ज्ञानेश जी रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, और वहां सांस नहीं लिया जा रहा है। और सांस लेने के लिए वहां नए नए हथकंडे आप अपना रहे हैं। जहां मीटर लगे हुए हैं वहां पे छिड़काव चल रहा है ताकि मीटर कम रीडिंग दिखाए, और घूम रहा है 700, 800, 900। और वो भी मीटर भी कितना दिखाएगा, वो भी 250, 300 करते करते उसकी भी जान निकल रही है। और धुआं सीधा पंजाब से आ रहा है, धुआं पंजाब से धड़ाधड़ आ रहा है। ट्रेन में बैठ के आता है, ना चंडीगढ़ रुकता, ना करनाल रुकता, ना पानीपत रुकता, ना बागपत जाता, ना सोनीपत जाता, सीधा दिल्ली में आके खड़ा हो जाता है। हिलता ही नहीं है यहां से कहीं जाता ही नहीं है। क्योंकि दिल्ली में और तो कोई पोल्यूशन का कारण है नहीं ना। यहाँ पे मोदी जी को इमारतें बनवा रहे हैं, पिछले 11 साल से 10 साल से एक भी इमारत दिल्ली में नहीं बनी। सड़कों पे कोई गाड़ी चल नहीं रही, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था की हुई है कि भाई सब जो है सार्वजनिक, जो सरकार के यातायात के बसें हैं, उनकी उनकी जो चीजें हैं, मेट्रो हैं, वो चल रही हैं। तो दिल्ली में पोल्यूशन का मतलब नहीं, तो पंजाब से आ रहा है। और देखिए आपने पंजाब से जो किसान आए थे, उसको युद्ध स्तर पर रोकने के लिए क्या क्या आपने प्रबंध किए थे। लेकिन पोल्यूशन को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कोई प्रबंध नहीं हो रहे हैं। ये धुएं को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं हो रहे हैं। संजय जी, कम से कम 200 लोगों पे एफआईआर हुई है पंजाब में पराली जलाने पे। और वहां जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, दिल्ली में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसी एक व्यक्ति पे एफआईआर हुई है तो बताओ। और पंजाब में भी चल रही है, और पूरे हरियाणा में चल रही है, दिल्ली के एनसीआर में चल रही है। और कई घटनाएं तो इस प्रकार की आई हैं कि गल्फ कंट्री से जो शिपों में भर के टायर आते हैं, वो टायर काफी मात्रा में दिल्ली भी पहुंचते हैं, उनको क्रश करके जला के उनसे तेल निकाला जाता है। अब आप सोचिए, जो टायर जलेगा और उसमें से तेल निकलेगा, कितना धुआं उसमें से निकल रहा होगा, कितना पोल्यूशन उसमें से निकल रहा होगा। और बस नाम पराली का है और तेल निकल रहा है टायर का। और माल कहां जा रहा है, माल कौन ले रहा है, कौन कौन उससे जो है ऑब्लिगेशन ले रहे हैं, ये आपको पता ही है। तो बिल्कुल ठीक बात इसलिए कर रहे इसलिए कुछ हैं भी कहना, इसलिए संजय जी कुछ भी कहना यहां लगता है बेमानी हो गया है। और ये देखिए, अच्छा ये बताइए, आपको इसमें कोई मजाक, कोई हंसी, या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि एकाएक जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एफआईआर हो गई है और कल आप सुबह ये कह रहा हूं, संसद का मैं सत्र है। यही तो मैं कह आप रहा हूँ क्या कि चाहते हैं कि डाइवर्ट कर दिया जाए सारे मामले को? जी। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सत्र से ठीक पहले क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि इस तरह के एफआईआर करवा रहे हैं? अब प्रधानमंत्री कहेंगे मुझसे क्या मतलब, वो तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कर रही हैं, नियम कायदे। लेकिन हमको तो पता है ना कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स किसका तोता है, किसके इशारे पे काम कर रहा है। लेकिन बैठे बिठाए ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डर लग जाएगा इससे, एक और एफआईआर, जेल भेजने की धमकी। आपको क्या लगता है ये तब तब होता है? मैंने कहीं पढ़ा था तानाशाह को जब ये लगने लगता है कि लोग उससे डरना बंद कर रहे हैं, तो और अधिक डरता है कि मुझे लोग डर क्यों नहीं रहे हैं। तो ये तानाशाही की प्रवृत्ति होती है, तानाशाह ऐसे ही करता है। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे लेश मात्र फर्क पड़ेगा, ऐसी एफआईआर को वो दबाव में आएंगे वो लोग, या फिर
करते रहो जो करना है, कांग्रेस अपना काम करेगी। नहीं संजय जी, मुझे लगता है कि जब किसी का अंतिम समय आता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। मुझे याद है कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को जेल भेजने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था और कुछ समय के बाद ही उनकी विदाई हो गई थी और जेल जाने वाली इंदिरा गांधी के लिए लोगों की सिंपैथी पैदा हो गई थी और फिर वही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी इतनी खतरनाक इमरजेंसी लगाने के बाद। तो आप जिस प्रकार से एफआईआर करेंगे, मैं तो ये कांग्रेस तो चाहती है कि एफआईआर सोनिया गांधी, बल्कि प्रियंका को इन्होंने छोड़ दिया, गलती करी। ये प्रियंका पे भी करे, क्योंकि राहुल ये वाड्रा पे नहीं करेंगे, ये वाड्रा पे, बाकी लोगों पे, उन पे बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको पता है कि वहां ज्यादा असर नहीं होगा, तो बटन इधर दबाया जाए। तो इसलिए इन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे किया। मैं चाह रहा था कि प्रियंका गांधी पे भी हो और इन तीनों को जेल भेजा जाए और ये बेचारे बन के बाहर निकले और देश सड़कों पे आ जाए, अरे बेचारों को जेल में डाल दिया। तो ये स्थिति ये कराना चाहते हैं। लेकिन जो अभी एफआईआर हुई है, अभी इतना मामला गर्म हुआ नहीं है कि इस तरह की चीजें हो, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। इतना जरूर होगा कि ये जो इन्होंने छोटा सत्र बुलाया है, ये इसकी भेंट चढ़ जाएगा कांग्रेस के विरोध की। और देखिए, ये खाली कांग्रेस का मामला है, इसमें महागठबंधन को भी सोचना पड़ेगा कि वो इनके साथ आए कि नहीं आए, कांग्रेस के निजी मामले में इनके सहपाठी बने कि नहीं बने। क्योंकि बाकी जो मामले थे, चाहे बीएलओ की आत्महत्या हो, चाहे दिल्ली में आतंकवादी हमला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे आपने जो टाटा को 42,000 करोड़ की सब्सिडी दी है और पार्टी फंड में आपने 758 करोड़ लिए, चाहे ये मामला हो, इसके अलावा जितने तमाम मामले हैं उनसे पीछा छूट जाएगा। अरे भाई, जब सदन चलेगी नहीं तो मामले उठेंगे कौन? प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा दिल्ली के हमले पे, तो एक एफआईआर सब चीजों का समाधान कर देगी, ये सोचते हुए इन्होंने ये किया है, मेरा ये मानना है। क्योंकि इसके अलावा इसके कोई और कारण नजर आते नहीं है। ऐसी कोई इमरजेंसी हो नहीं गई है कि इनके ऊपर तत्काल एफआईआर करके इनको अंदर डाला जाए, इनको बुलाया जाए। अब तो देखना ये है, क्या कल या आज रात को इनकी गिरफ्तारी होती है क्या? अगर गिरफ्तारी हो जाए तो फिर कोई अच्छी खबरें बनेंगी और हम और आप कल अच्छा फिर डिबेट अच्छी करेंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर तो यही करेंगे कि आज पार्लियामेंट शुरू हुई, कांग्रेस के तमाम सांसदों ने हो हल्ला किया और स्पीकर ने हाउस एडजर्न कर दिए दोनों। एक तो नए स्पीकर आए हैं, वो तो आपको पता है, उन्होंने तो जारी कर दिया है अपना ऑर्डर जारी कर दिया है कि कोई भी ऐसा वंदे मातरम, भारत माता की जय और फलाने ढिमके कुछ नहीं बोला जाएगा। बोलेंगे क्या फिर भाई? मुंह बंद रख के पट्टी बांध के बैठना है क्या वहां मुंह पे? तो इस तरह की चीजें होंगी, हाउस चलेगा ही नहीं, ये है। और दूसरी बात ये संजय जी, ये जो दिसंबर के महीने में सेशन चलता है, ये बड़ा ऐतिहासिक सेशन, हमने तो कवर किया है। इसी सेशन में, शीतकालीन सेशन के अंदर ही 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक आतंकवादियों ने किया था। 26 जनवरी 2001 को पार्लियामेंट का सेशन उस दौरान चल रहा था, अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा वाजपेयी जी गवर्नमेंट में, हमें याद है। ये सबसे लंबा चलने वाला सेशन होता है, कई बार तो 2.5 महीने का सेशन होता है ये, और ये 15 दिन में आप इसको निपटा रहे हैं। ये खाली रस्म अदायगी है चलाने की कि आप सदन चला रहे हैं। ये सदन नहीं चलाना चाहते, ये तो सदन से बचना चाहते हैं। सदन चलाएंगे तो आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। और अभी तो वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ट्वीट कर रहे हैं ना लगातार, वो भी कुछ बता रहे हैं। हालांकि हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा भाई नहीं नहीं, ये गलत बात है। और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप लगाना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भारतीय जनता पर अब एफआईआर तो सुब्रमण्यम स्वामी पर होनी चाहिए, या तो एफआईआर सुब्रमण्यम स्वामी पे हो और या वो सबूत रखें सामने। उन पे तो हो नहीं रही एफआईआर, एफआईआर इधर हो रही है, या हमारे और आपके ऊपर हो सकती है। ये सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? पहले होती रही है उनके ऊपर। तो मेरा मानना ये है कि ये एफआईआर करके आप मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं और इस एफआईआर का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो स्वामी जी ने जो आरोप लगाए हैं बड़े सनसनीखेज वाले हैं कि अमेरिका में कुछ मिनिस्टर की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, बेहद आपत्तिजनक बात है। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस इतना डरी हुई क्यों है सरकार? क्यों राहुल गांधी सोनिया गांधी पे एफआईआर कराना, उनसे परेशान करना, प्रताड़ित करना? आप तो बहुमत से जीता है इंडिया गठबंधन को हराकर बिहार में, फिर भी ये डर क्या कराता है? ये डर क्यों है? आपको क्या लगता है मलिक साहब?
नहीं संजय जी, आपने देखा कि जिस प्रकार लगातार राहुल गांधी एटम बम फोड़ रहे थे और धड़ाधड़ इनकी सारी चीजों को बाहर ला के रख रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने को बाध्य कर दिया था। क्या राहुल गांधी इस तरह की कोई चीज सदन के पटल पर रख सकते हैं क्या? क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष या राहुल गांधी अगर कोई चीज सदन में रखेंगे, सदन में बोलेंगे, तो आवाज भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जाती है, वहां एक रिकॉर्ड बनता है आपका। तो वो इस तरह की चीजें उनको मौका ना मिले करने के लिए इस तरह की घटनाएं इसलिए हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज से डरते हुए ये निर्णय ले रही है कि उनको सदन का मुंह ना देखना पड़े, और या तो पुलिस ही उनको रोक ले, और या कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इतना हो हल्ला पार्लियामेंट में करें कि स्पीकर को बहाना मिल जाए और स्पीकर तत्काल जो है हाउस को अर्जन कर दें। इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप देखिए ना, एक उसकी आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने सी ग्रेड में डाल दिया है। हम कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होने जा रही है। अभी तो हम छठे नंबर पे थे, 5वें पहुंच गए, चौथे पे पहुंच गए। ये तो 1 पे पहुंचा देते थोड़े दिन पहले, 1 पे पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने कहा तो सी ग्रेड है, तो आंकड़े झूठे हैं। तो उनका भी तो जवाब मांग सकता है ना कोई सांसद खड़ा होकर सदन में। तो आपको कोई जवाब ही ना देना पड़े, इसके लिए आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है। और ये पहली सरकार है जो ना किसी का जवाब देती है, ना किसी चीज की चिंता करती है। आपने लगातार देखा है संजय जी, जिस प्रकार से दिल्ली का हमला हुआ, आतंकवादी हमला, इससे बड़ा हमला हुआ था मुंबई में। और हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री हैं, वहां पहुंच गए थे मुंबई सीधे। मुंबई पहुंच के इन्होंने सवाल उठा दिए थे सरकार पे, स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और स्टेट गवर्नमेंट के जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ कोई इस्तीफे हुए क्या किसी क्लर्क वगैरह के, किसी सिपाही का, किसी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर का, लाल किले के चौकीदार का इस्तीफा हुआ है क्या? तो इसलिए इनसे कुछ भी बात करना, कोई भी सवाल का जवाब मांगना, इनसे बेईमानी है। रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, अब तो लोगों ने दुर्घटना देखना ही छोड़ दिया है, समाचार करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ना कोई इस्तीफा देगा ना कोई जवाब देगा। तो इसलिए इसलिए बंद कर दिया है लोगों ने सवाल पूछना। आप बताइए, क्या आपको आशा है कि अगर कोई रेल दुर्घटना होती है, रेल मंत्री आगे आएंगे और सीधा कह देंगे भाई मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं? ये तो पहले पुराने लोग थे जिनमें थोड़ा या तो इस तरह की बुद्धि की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों में, या पवन बंसल ने दिया था पिछली सरकार में, या तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी कि तत्काल भाग गए छोड़ के, बने रहे तो कहते मैं तो नहीं देता, उखाड़ लो, किसको क्या उखाड़ना है। तो इसलिए इसलिए इस सरकार में इस तरह की कोई भी बात करना मुझे लगता है बेईमानी है। और आपने जो सवाल पूछा कि कांग्रेस क्यों डर रही है, कांग्रेस नहीं डर रही है, ये डर रहे हैं। कांग्रेस क्यों डरे? कांग्रेस डरती तो फिर वो एफआईआर से डर के भाग जाती। वो तो चाह रहे हैं कि एफआईआर करिए, जल्दी से हमें अंदर डालिए, ताकि हमें सिंपैथी तो मिले लोगों की। भाई आपकी 50 सीटें से 100 हो गई, 100 से 200 हो जाएंगी इस बार, आप करें तो सही कुछ। जी बिल्कुल ठीक कहने हैं। और संसद सत्र बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, जनता के मुद्दे होते हैं, जनता के परेशानियों पर विमर्श होता है, समाधान निकाला जाता है। उसको शॉर्ट करना बड़ा खराब काम है। और चैनलों पर इस पे चर्चा होनी चाहिए, उसकी जगह चैनलों पे चर्चा क्या हो रही है, मैं आज तक देख रहा था, अंजना ओम कश्यप शो कर रही थी, ताकि साहब राम मंदिर पे ध्वज लहरा गया, हमने मेघालय की संस्कृति को खत्म कर दिया, क्या अब ये हमारा सम्मान इससे बढ़ गया? 1 घंटे की परिचर्चा केवल इस बात पे ध्वजा फहरा गई और सब रोजी रोटी मिल गई क्या लोगों को? इस बात पे चर्चा जिक्र नहीं कि सत्र छूटा क्यों हो रहा है, सत्र को सीमित क्यों किया जा रहा है, ऐसे किसी मुद्दे पे ऐसा ही पे चर्चा नहीं। लेकिन अब राम मंदिर पे ध्वजा फहर गई तो अब हमारा हिंदू धर्म का लक्ष्य पूरा हो गया, इस पे 1 घंटा चर्चा। गोदी मीडिया के लोगों को मूड समझ रहा है। नहीं संजय जी, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, और आज तक सही चर्चा कर रहा, आज तक को लोग देख रहे हैं, और इसी चीज की आवश्यकता आज देश के लोगों को है, और वो इसका आनंद भी ले रहे हैं। आप खाली ध्वजारोहण का क्यों देख रहे हैं? अभी कुरुक्षेत्र में गीता का प्रोग्राम हुआ है, अभी साउथ में गए थे महामानव,
वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। मुकुट देखिए कितना शानदार मोर पंख लगा हुआ था उनके उस पे, वहां पे लोग बम बम हो गए। अभी मथुरा में प्रोग्राम होने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक यात्रा निकाली थी, हमारे नए बागेश्वर बाबा जी ने, नए बाबा जी पैदा हुए हैं, उन्होंने यात्राएं निकाली थी। अभी अयोध्या में पहले कुछ दिन पहले दिवाली का बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो ये तो धार्मिक आयोजन ज्यादा से ज्यादा होंगे ताकि लोग इनमें बिजी रहें। अगर वो खाली रहेंगे तो वो सड़कों पे उतरेंगे, वो सवाल पूछेंगे। तो इसलिए उनको बिजी रखा जाए और उनको ध्वजारोहण में बाकी चीजों में उलझाए रखा जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर वो खाली रहेंगे, वो भी तो सवाल पूछेंगे, वो भी तो पॉल्यूशन पूछेंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन पूछने की फुर्सत ही नहीं है लोगों को, क्योंकि धार्मिक आयोजन लगातार चल रहे हैं, नए नए मंदिरों की स्थापना हो रही है। पिछले 10 साल में, 12 साल में कितने इंस्टीट्यूट बने, कितने अस्पताल बने, कितने शिक्षा केंद्र बने, कितने स्कूलों की हम नई शिक्षा प्रणाली लेके आए, कहां कहां हमने सुधार किया, कितनी नई सड़कें बनी, इसका लेखा जोखा देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, मंदिरों का है। तो सरकार समझ गई है कि मंदिर से सब मामला कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़काई जाए और एक दूसरे को लगाया जाए। लगातार कुछ कुछ चीजें आती रहती हैं और हम लोग जय श्री राम बोलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मुद्दे ऐसे ही उछाले जाते हैं हवा में, जिससे माहौल ऐसा बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। ये थी कैफे मलिक जी, कैसी रही बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।